स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी लाइट से रिलेटेड कोई एक प्रॉपर्टी होगी। तो अगर हम ऑर्डिनरी लाइट की बात करते हैं तो ऑर्डिनरी लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हर पॉसिबल डायरेक्शंस में वाइब्रेट करते हैं। लेकिन अगर हम इस ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो लाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में ऑसिलेट करते हैं। इसीलिए इस तरह की लाइट को हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। इसको आप कुछ इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर वेव्स YZ प्लेन में ऑसिलेट कर रहे हैं। तो ये वेव्स एक पर्टिकुलर प्लेन में ऑसिलेट कर रहे हैं, तो इनको हम प्लेन पोलराइज्ड वेव्स और लाइट के केस में प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहेंगे। यदि हम इन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सॉल्यूशन से पास करते हैं तो दो तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक तरह की पॉसिबिलिटी यह होती है कि लाइट अपने प्लेन से डेविएट नहीं होता है। वहीं दूसरी पॉसिबिलिटी यह हो सकती है कि लाइट का प्लेन रोटेट हो जाए। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेशन कहते हैं, और ऐसे कंपाउंड को हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स या फिर डी और प्लस कंपाउंड्स कहते हैं। वहीं अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो ऐसे कंपाउंड को हम लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स कहते हैं। तो अगर कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट करता है तो हम कहेंगे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, और ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। वहीं अगर कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट नहीं करता है तो इसके पीछे दो रीज़न हो सकते हैं। या तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो या फिर वह एक रेसमिक मिक्सचर हो। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या-क्या कंडीशंस होती हैं। तो सबसे पहली कंडीशन होती है कि कंपाउंड में कम से कम एक असिमेट्रिक कार्बन या फिर कहें कायरल कार्बन होना चाहिए। कोई भी sp3 कार्बन कायरल तब होता है जब उससे अटैच्ड चारों ग्रुप्स या फिर चारों एटम्स डिफरेंट होते हैं। यदि यहाँ पर कार्बन से अटैच्ड A, B, C, D ये चारों ग्रुप्स अलग अलग हैं तो हम कहेंगे कि यह कार्बन कायरल है, और कायरल कार्बन को हम स्टार मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो इस लैक्टिक एसिड में एक कार्बन ऐसा है जिस पे चारों ग्रुप्स अलग अलग हैं, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यह कार्बन एक कायरल कार्बन होगा। वहीं अगर हम टार्टरिक एसिड की बात करें तो टार्टरिक एसिड में दो ऐसे कार्बन्स होते हैं जिन पे अटैच चारों ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं, तो ये दोनों कार्बन भी कायरल कार्बन्स होंगे। लेकिन कंपाउंड में कायरल कार्बन का प्रेजेंट होना ही ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए सफिशिएंट कंडीशंस नहीं होती हैं। तो कंपाउंड में कायरल कार्बन के साथ साथ असिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है। इसका मतलब यह है कि कंपाउंड में किसी भी तरह के प्लेन ऑफ सिमेट्री
या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री के कॉन्सेप्ट को हम अल्फ़ाबेट्स की हेल्प से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर हम इस अल्फ़ाबेट M के बीचों बीच से एक प्लेन लगाएं, तो हमें प्लेन के दोनों तरफ एक जैसा स्ट्रक्चर ही दिखेगा। तो इस कंपाउंड में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, जिसके कारण इसका मिरर इमेज कंपाउंड के जैसे ही दिखेगा। इसी तरह से अल्फ़ाबेट A, W, O इन सब में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। इसके कारण इन लेटर्स को हम अकायरल बोल सकते हैं और इस तरह के स्ट्रक्चर के मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। वहीं अगर हम अल्फ़ाबेट P की बात करें, तो इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी। तो इसका मिरर इमेज P लेटर से डिफरेंट दिखेगा। तो यह लेटर एक तरह से कायरल होगा। इसी तरह से अल्फ़ाबेट R, अल्फ़ाबेट L, अल्फ़ाबेट Q ये सारे कायरल होंगे और इस तरह के स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम टार्ट्रिक एसिड का यह कंपाउंड लें, तो इसमें 2 कायरल कार्बन हैं, लेकिन अगर हम इस कंपाउंड के बीच में एक प्लेन लगा दें, तो इस प्लेन के अराउंड मॉलिक्यूल्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है, जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण यह कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। वहीं अगर हम टार्ट्रिक एसिड के इस स्ट्रक्चर की बात करें, तो इस स्ट्रक्चर में 2 कायरल कार्बन्स तो हैं ही, लेकिन कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम मॉलिक्यूल्स को बीच से कट करते हैं, तो प्लेन के ऊपर और नीचे वाले पोर्शंस एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। इसीलिए यह कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो हम यह कह सकते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज प्लेन पोलराइज्ड लाइट के टुवर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। ऐसे आइसोमर्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, उनको हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी या फिर डी आइसोमर कहते हैं। वहीं अगर आइसोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो उस तरह के आइसोमर को हम एल आइसोमर या फिर लीवो रोटेटरी आइसोमर कहते हैं। डी और एल आइसोमर्स एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं और इस तरह के आइसोमर्स को हम इनैंसियोमर्स कहते हैं, जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर मॉलिक्यूल्स को सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। चलिए अब हम बात करते हैं रेसमिक मिक्सचर की। रेसमिक मिक्सचर कुछ नहीं, डी और एल आइसोमर्स के इक्विमोलर मिक्सचर्स होते हैं, यानी कि मिक्सचर में डी एंड एल आइसोमर्स इक्वल अमाउंट्स में प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम डी लैक्टिक एसिड और एल लैक्टिक एसिड का एक ऐसा मिक्सचर प्रिपेयर करें जिसमें दोनों कंपाउंड्स 50-50% प्रेजेंट हैं, तो इस तरह के मिक्सचर को हम रेसमिक मिक्सचर कहेंगे। और हमने अभी देखा है कि डी और एल आइसोमर्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अपोजिट डायरेक्शंस में रोटेट करते हैं। तो अगर इनका हम इक्विमोलर मिक्सचर लेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल कर देंगे, जिसके कारण हमें कोई नेट रोटेशन देखने को नहीं मिलता है और ऐसा लगेगा कि मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव है।
चलिए अब हम बात करते हैं डायस्टीरियोमर्स की। डायस्टीरियोमर्स ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं जो न तो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं और न ही एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होते हैं। जनरली ऐसे आइसोमर्स में एक से ज़्यादा कायरल कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं और किसी एक या फिर एक से ज़्यादा कायरल एटम्स पर एटम्स का स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट हो जाता है, जिससे कि ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं रहते। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इस कंपाउंड के सारे पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाएं तो वो हमें ये मिलते हैं। और अगर हम यहाँ पर कंपाउंड ए और सी, ए और डी, बी और सी, बी और डी को कंपेयर करें तो हमें यह पता चलेगा कि ये कंपाउंड्स न तो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, न ही इनको एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज किया जा सकता है। तो ये पेयर्स एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स होंगे। वहीं अगर हम कंपाउंड ए और बी को देखें तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं किए जा सकते, इसीलिए पेयर ए और बी एक दूसरे के इनेंसियोमर्स होंगे। उसी तरह से पेयर सी एंड डी एक दूसरे के इनेंसियोमर्स होंगे।